राम राम राजस्थान। सभी को नमस्कार, राम राम। भविष्य द विज़न के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं रामकृष्ण भीम सिंह सिंपा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के अंदर दोस्तों हम आरपीएससी द्वारा आयोजित ग्रुप डी जनरल स्टडीज़ कोच का जो एग्ज़ाम जो था ग्रेड फर्स्ट का, जो 20 अक्टूबर 2022 को आयोजित हुआ था, इसके इतिहास विषय के प्रश्न जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों, इससे पहले हम 2022 में आयोजित ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी जो है, ये सारे पेपर जो है ग्रुप ए, बी और सी तीनों पेपर जो डिस्कस कर चुके हैं। आपको हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर ग्रेड फर्स्ट के 2022 में आयोजित ए, बी और सी के पेपर जो है वो मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम ग्रुप डी का जो जीके का पेपर जो था उसमें इतिहास विषय से पूछे गए प्रश्न जो थे वो डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, पांडुलिपियों के निर्माण का मुगल के अंदर क्या कहलाता था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और शायद ये नया प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ, पांडुलिपियों के निर्माण का मुगल के अंदर क्या कहलाता था। ऑप्शन है महावत खाना, इबादत खाना, कारखाना और किताब खाना। दोस्तों इसका राइट आंसर है पांडुलिपियों के निर्माण का मुगल के अंदर जो था वो मुगल के अंदर किताब खाना कहलाता था। मैंने साइड में किताब खाने की एक फ़ोटो भी दी है, आप देख सकते हो। ये मुगल काल में किताब खाने की एक फ़ोटो है। देखिए, यदि हम किताब खाने की बात करें दोस्तों, तो मुगल काल की सभी पुस्तकें जो थी वो पांडुलिपियों के रूप में थी, अर्थात वे हाथ से लिखी जाती थी। जितनी भी किताबें थी मुगल काल की वो हाथ से लिखी होती थी, अर्थात पांडुलिपियों के रूप में हुआ करती थी। और दोस्तों पांडुलिपियों की रचना का केंद्र जो था वो शाही किताब खाना था। शाही किताब खाना पांडुलिपियों की रचना का केंद्र, जहाँ बैठ करके पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी, वो जो केंद्र जो था उस केंद्र को कहा जाता था शाही किताब खाना। आपको दोबारा एक बार फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये जो आपको फ़ोटो के अंदर दिखाया गया है ये मुगल कालीन शाही किताब खाना दिखाया गया दोस्तों। तो आप देख रहे हैं शाही किताब खाना के अंदर वो जगह जहाँ पर बैठ करके पांडुलिपियाँ तैयार की जाती थी। आप देख रहे हो यहाँ पर पांडुलिपियाँ तैयार करने का काम जो है इनके द्वारा किया जा रहा है। तो ये मुगल कालीन शाही किताब खाने की फ़ोटो है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। हालांकि किताब खाना शब्द पुस्तकालय के रूप में अनुवादित किया जा सकता है, पुस्तकालय के रूप में अनुवादित किया जा सकता है। यह दरअसल एक लिपि घर था, अर्थात ऐसी जगह जहां बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह रखा जाता था तथा नई पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। शाही किताब खाने की बात की जा रही है। ये एक ऐसा घर था जहां बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह किया जाता था और नई पांडुलिपियाँ जो थी उनकी रचना की जाती थी। सुलेखन अर्थात हाथ से लिखने की कला अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल मानी जाती है। इसका प्रयोग भिन्न भिन्न शैलियों में होता है। आप ध्यान रखिए दोस्तों, अकबर की पसंदीदा शैली जो थी उसका नाम था नस्तलिख। सरकंडा, जो सरकंडा होता है, ये सरकंडे को आगे से नुकीला करके और इसमें बीच में छेद करके दोस्तों स्याही में डुबो करके लिखा जाता है इस नस्तलिख शैली के अंदर। तो अकबर की पसंदीदा शैली की बात करें, आपसे पूछे अकबर की पसंदीदा शैली का नाम बताइए, तो नस्तलिख शैली अकबर की पसंदीदा शैली थी। और पांडुलिपियों निर्माण का केंद्र जो था दोस्तों वो शाही किताब खाना कहलाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। मुगल दरबार में ईरान के चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद को कौन लाया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न दोस्तों और काफ़ी बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है, अच्छे से आप इसको देखिएगा। मुगल दरबार में ईरान के चित्रकार, दो नाम दिए गए, एक मीर सैयद अली और एक अब्दुल सम्मद। मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद जो ईरानी चित्रकार है, इनको भारत कौन लेकर के आया था दोस्तों, तो राइट आंसर है इनका हुमायूं। हुमायूं जो है ये मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद को मुगल दरबार में लेकर के आया था। ध्यान से सुनेंगे। देखिए दोस्तों, मुगल काल में चित्रकला की शुरुआत की बात करें तो मुगल काल में चित्रकला की शुरुआत दोस्तों हुमायूं के काल से मानी जाती है। अतः मुगल चित्रकला का संस्थापक हुमायूं को माना जाता है। लेकिन आपसे पूछे मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल किसका काल था, तो दोस्तों मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल जो था मुगल राजा जहांगीर का काल था। मुगल राजा जहांगीर का काल जो था चित्रकला का स्वर्ण काल था। और शाहजहां जो था, शाहजहां का काल जो था स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था। ये दो प्रश्न भी आप अच्छे से याद रखिएगा। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल वो शाहजहां का काल, और दोस्तों चित्रकला का स्वर्ण काल जो था मुगल काल में वो जहांगीर का काल था। लेकिन मुगल काल में चित्रकला की शुरुआत जो है वो हुमायूं के काल से मानी जाती है। मुगल चित्रकला का संस्थापक जो हुमायूं को माना जाता है। दोस्तों हुमायूं ने फारस के शाह के यहाँ शरण ली और इस दौरान दो फारसी चित्रकारों की समय जो थी हुमायूं ने प्राप्त की थी। ये दो चित्रकार कौन कौन थे, मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद।
मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, 3-4 बार ग्रेड फर्स्ट के अंदर सब्जेक्ट और जीके के पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। हुमायूं ने अब्दुस सम्मद को श्री कलम और मीर सैयद अली को नादिर उल असरार की उपाधि दी थी। एग्जाम में पूछा जाता है श्री कलम की उपाधि किसको थी? तो श्री कलम की उपाधि दोस्तों ये फारस यानी ईरानी चित्रकार अब्दुस सम्मद को दी गई थी। श्री कलम की उपाधि अब्दुस सम्मद को कौन सी उपाधि दी गई? श्री कलम की उपाधि दी गई थी। ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम अकबर ने चित्रकला विभाग का गठन किया था दोस्तों, जिसका प्रमुख अब्दुस सम्मद था। अकबर ने जो चित्रकला विभाग का गठन किया था, अकबर ने सबसे पहले जिस चित्रकला विभाग का गठन किया उस चित्रकला विभाग का प्रमुख जो बनाया गया वो भी अब्दुस सम्मद को बनाया गया था। और ख़ास बात ये भी है दोस्तों कि अकबर ने अब्दुस सम्मद जो था, अब्दुस सम्मद को मुल्तान का दीवान भी नियुक्त किया था। और ख़ास बात ये भी है कि अकबर ने हुमायूं की तरह अब्दुस सम्मद को श्री कलम की उपाधि दी थी। तो ध्यान दीजिएगा, मुगल काल में चित्रकला के क्षेत्र के अंदर श्री कलम की उपाधि जो थी वो अब्दुस सम्मद को थी और ये उपाधि हुमायूं और अकबर के द्वारा दी गई थी। अकबर ने चित्रकला विभाग का गठन किया था। जहांगीर के काल में चित्रकला की शुरुआत हुई थी। अकबर ने चित्रकला विभाग का गठन किया था। हुमायूं के काल में चित्रकला की शुरुआत हुई थी। हुमायूं चित्रकला का संस्थापक कहा जाता है मुगल काल के अंदर। और मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल जो था वो जहांगीर का काल था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों, ग्रुप डी के पेपर के अंदर मुगल काल की कला स्थापत्य कला में से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। हम बात करने जा रहे हैं तीसरे प्रश्न की, अच्छे से देखिएगा। प्रश्न नंबर 3, मुगल कालीन किस इमारत में पहली बार दोहरे गुंबद निर्माण की शैली का प्रयोग देखने को मिलता है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुगल कालीन किस इमारत में पहली बार दोहरे गुंबद निर्माण की शैली का प्रयोग देखने को मिलता है? हमसे पूछा गया कि मुगल कालीन किस इमारत में 2 गुंबद बने हुए हैं दोस्तों। ऑप्शन है सहस्राम का मकबरा, एतमाउद्दौला का मकबरा, मोती मस्जिद और हुमायूं का मकबरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा जो दोहरे गुंबद युक्त मकबरा हुमायूं का मकबरा है। तो एतमाउद्दौला के मकबरे के बारे में भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों। एतमाउद्दौला का मकबरा जो इसमें पित्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग किया गया, तो पित्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग जो है वो कहाँ किया गया? तो एतमाउद्दौला के मकबरा या मिर्जा ग्यास बेग का मकबरा जो है उसके अंदर किया गया है। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों हुमायूं के मकबरे के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हुमायूं के मकबरे के बारे में अच्छे से कहानी सुनिएगा। हुमायूं का मकबरा दोस्तों, हुमायूं का मकबरा जो है, इस हुमायूं के मकबरे के बारे में कहा जाता है महबूब के लिए महबूबा की पेशकश कहा जाता है। तो आपसे पूछे महबूब के लिए महबूबा की पेशकश किसे कहा जाता है? दोस्तों हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो है 1564 ईस्वी के अंदर बेगा बेगम हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया था। बेगा बेगम हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया। अभी मेरे ध्यान में तो नहीं है वैसे, लेकिन अच्छे से याद है कि अभी हाल ही में आयोजित किसी एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया कि हाजी बेगम के नाम से किसे जाना जाता है मुगल काल में? तो बेगा बेगम को हाजी बेगम के नाम से जाना जाता है। और हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार दोस्तों मिर्जा ग्यास था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो था अकबर के काल में हुआ था। खास बात ये दोस्तों कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो है, या यूँ कहें अकबर के काल में बनने वाली पहली मुगलकालीन इमारत जो थी दिल्ली में हुमायूं का मकबरा था। अकबर के काल में मुगलकालीन पहली इमारत जिसका निर्माण दिल्ली में हुआ था हुमायूं का मकबरा था। लेकिन खास बात ये दोस्तों कि हुमायूं के मकबरे के निर्माण में अकबर का कोई योगदान नहीं था। इसे अकबर की सौतेली माँ बेगा बेगम हाजी बेगम ने फारसी वास्तुकार मिर्जा ग्यास की देखरेख में बनवाया था। दोबारा सुनिए, हुमायूं का मकबरा जो था महबूब के लिए महबूबा की पेशकश हुमायूं का मकबरा जो था इसका निर्माण अकबर के काल में हुआ और अकबर के काल में बनने वाली पहली मुगलकालीन इमारत जो थी वो हुमायूं का मकबरा ही था। लेकिन खास बात यह दोस्तों कि इसके निर्माण में अकबर का कोई योगदान नहीं था। ये तो अकबर की सौतेली माँ बेगा बेगम हाजी बेगम ने फारसी वास्तुकार मिर्जा मीर की ग्यास की देखरेख के अंदर करवाया था। अकबर की सौतेली माँ ने इस मकबरे का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हुमायूं का मकबरा जो है, इस हुमायूं के मकबरे को ताजमहल की पुरोगामी इमारत कहते हैं। लेकिन खास बात ये दोस्तों, इसमें ताजमहल की भांति स्वतंत्र मीनारें नहीं हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हुमायूं के मकबरे को ताजमहल की पुरोगामी इमारत कहा जाता है। लेकिन खास बात यह है कि इसमें ताजमहल की तरह स्वतंत्र मीनारें नहीं हैं और यह मकबरा नालंदा के पंचरथ से प्रेरित है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि हुमायूं के मकबरे के बारे में निम्न में से असत्य कथन बताइए। तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हुमायूं के मकबरे में ताजमहल की भांति स्वतंत्र मीनारें नहीं हैं। ध्यान दीजिएगा, यह मुगल काल की पहली इमारत है जिस पर सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया। इंपॉर्टेंट है, मुगल कालीन पहली इमारत जिस पर सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया हुमायूं का मकबरा है।
और ख़ास बात ये दोस्तों, हुमायूं का मकबरा मुगल काल का पहला 4 बाग पद्धति का मकबरा है। 4 बाग पद्धति का पहला मकबरा हुमायूं का मकबरा है मुगल काल के अंदर। लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिएगा, बाग युक्त पहला मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था दोस्तों। मुगल इमारतों में हुमायूं के मकबरे में पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया, यानी हुमायूं का मकबरा जो है इसमें 2 गुंबद है दोस्तों, इसमें 2 गुंबद है। कुछ खास बातें हिंट यहाँ पर दे रहा हूँ आपको मैं। हुमायूं 2 नंबर मुगल राजा था। अगर मुगल शासकों के अंदर क्रम की बात करें तो 2 नंबर मुगल शासक जो था हुमायूं था दोस्तों। और हुमायूं का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहली बार हुमायूं ने 1530 से लेकर के 40 तक शासन किया था। बाद में 1555 से लेकर के 56 के बीच में लगभग 6 माह हुमायूं ने शासन किया था। ये तो पूछा भी गया ग्रेड फर्स्ट के अंदर, दूसरी बार शासनकाल क्या था। 55 से 56 के बीच में 6 माह शासन किया था। आपको जानकारी लिए बता देता हूँ दोस्तों कि अकबर का मकबरा जो है, अकबर के मकबरे में गुंबद नहीं है, यानी गुंबद विहीन मकबरा है। लेकिन 2 गुंबद पूछे तो हुमायूं का मकबरा है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मुगल राजघराने में सर्वाधिक सदस्य हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए हैं। इस वजह से मुगल काल का कब्रिस्तान जो है वो हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है। किस किस को दफनाया गया, कुछ नाम आपको यहाँ बता देता हूँ मैं। हुमायूं के मकबरे में दोस्तों बेगा बेगम को दफनाया गया, हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ हमीदा बानो बेगम को दफनाया गया, सौतेली माँ को दफनाया गया। तो बेगा बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम दारशको, जहांदार शाह, फरुखशियर, रफ्यूदौला और आलमगीर द्वितीय, यानी हुमायूं सहित कुल 6 मुगल बादशाह जो है उनको यहाँ दफनाया गया है। खास बात ये भी एग्जाम में पूछी गई है। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति के नेता जो थे, बहादुर शाह जफर और उनके 3 शहजादों और मिर्ज़ा गालिब को 1857 की क्रांति के दौरान लेफ्टिनेंट हडसन ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। मिर्ज़ा गालिब की एक लाइन बता देता हूँ दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, मैंने खूब रक्त देखा दिल्ली की सड़कों पर, अब पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। ये स्टेटमेंट मिर्ज़ा गालिब का है। खूब रक्त देखा मैंने दिल्ली की सड़कों पर, अब पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है, मिर्ज़ा गालिब ने कहा था। और मिर्ज़ा गालिब, बहादुर शाह जफर और उसके 3 शहजादे जो थे उनको हुमायूं के मकबरे में 1857 की क्रांति के समय लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 नया प्रश्न है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अच्छे से देखेंगे ताकि भविष्य में ये प्रश्न रिपीट होता है तो आपका गलत नहीं होगा। 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नज़र भेंट की गई थी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नज़र भेंट की गई थी। राइट आंसर है दोस्तों इसका सामोद के रावल शिव सिंह। सामोद ठिकाना जो जयपुर का ठिकाना था, उस सामोद ठिकाने का प्रमुख जो था शिव सिंह था। और शिव सिंह के द्वारा मुगल बादशाह जो था, मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक यानी नज़र जो थी नज़र भेंट की गई थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, एक एक बात यहाँ ध्यान से सुनेंगे। सामोद ठिकाना जो है, ये सामोद ठिकाना जयपुर रियासत का ठिकाना था दोस्तों। तो जयपुर रियासत का ठिकाना था सामोद, और यहाँ का सामंत जो था शिव सिंह था दोस्तों। इसी शिव सिंह ने क्रांति के दौरान मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नज़र जो थी वो भेंट की थी दोस्तों। यदि हम बात करें जयपुर की बात करें, जयपुर के अंदर क्रांति के समय शासक जो था वो राम सिंह द्वितीय था दोस्तों। और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन था, मेजर ईडन। 1857 के विप्लव के दौरान जयपुर का शासक राम सिंह अंग्रेजों के प्रति पूर्ण रूप से वफादार बना रहा तथा जयपुर की जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था दोस्तों। ध्यान दीजिए, जयपुर की जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। इस कारण जयपुर क्रांति के समय शांत रहा था दोस्तों। एग्जाम में प्रश्न आता है, राजस्थान में कौन सी जगह क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जयपुर जो दोस्तों, जयपुर क्रांति का केंद्र नहीं था। खास बात ये, जयपुर रियासत राज्य की एकमात्र रियासत थी जिसमें राजा के साथ वहाँ की प्रजा ने भी अंग्रेजों का क्या दिया था? साथ दिया था। जयपुर नरेश स्वयं सिंह द्वितीय द्वारा क्रांति के दौरान अंग्रेजों का अत्यधिक सहयोग दिए जाने के कारण अंग्रेजों ने एक तो इसे सितारे हिंद की उपाधि दी थी, नंबर 2 कोटपुतली का परगना जो है, कोटपुतली जयपुर में, यह परगना भी प्रदान किया था राम सिंह द्वितीय को। खास बात यह दोस्तों, जयपुर के मंत्री राव शिव सिंह यानी सामोद ठिकाने के ठिकानेदार शिव सिंह जो थे, इनकी सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ थी, जबकि यहाँ का राजा और यहाँ की प्रजा जो है वो अंग्रेजों का साथ दे रही थी। लेकिन यहाँ के सामोद के ठिकानेदार या सामंत शिव सिंह जो था, इसकी सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ थी दोस्तों। राज्य के उच्च अधिकारियों जिनके अंदर नाम आता है, उच्च अधिकारियों के अंदर लियाकत अली खां, मियाँ उस्मान खां,
फौजदार सादुल्ला खां, इन सभी ने क्रांति की योजना बनाई, परंतु इन्हें क्रांति से पूर्व क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। फिर से बता देता हूं दोस्तों कि जयपुर क्रांति के दौरान क्रांति का केंद्र नहीं था। यहाँ के शासक और प्रजा क्रांतिकारियों का साथ न दे करके अंग्रेजों का साथ दे रही थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। गणेश्वर से प्राप्त मृदभांड किस प्रकार के हैं? गणेश्वर की सभ्यता से जो मृदभांड प्राप्त हुए किस प्रकार के मृदभांड है, हमसे पूछा गया। ऑप्शन है गेरिक मृदभांड, लाल मृदभांड, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड और दूसर चित्रित मृदभांड। आपको बताना है कि गणेश्वर से प्राप्त मृदभांड जो है वो किस प्रकार के मृदभांड है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कि गणेश्वर की सभ्यता नीम का थाना सीकर के अंदर जो है यहाँ से गेरिक मृदभांड प्राप्त हुए हैं दोस्तों, गेरिक मृदभांड। चलिए देखते हैं गणेश्वर की सभ्यता के बारे में। गणेश्वर की सभ्यता दोस्तों सीकर के अंदर है। वर्तमान में सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में कांटली या यूं कहें कांतली नदी जो है इसके किनारे स्थित है। इसकी खोज जो है 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के सहयोग से की है और गणेश्वर सभ्यता की खोज पूना की विशेषज्ञ टीम ने की थी। उत्खनन दोस्तों 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल, श्री विजय कुमार ने इसका उत्खनन किया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मुख्य रूप से ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल है और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, गणेश्वर की सभ्यता से पाषाण काल से ताम्र काल तक की वस्तुएं प्राप्त हुई है, इस वजह से इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। और ताम्रयुगीन सांस्कृतिक जितने भी केंद्र हैं उनमें से गणेश्वर सभ्यता सबसे प्राचीनतम है। कुछ जानकारियां देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या मिला है। पत्थर का बांध मिला है, यहाँ से पत्थर के भवन मिले हैं, ईंटों का प्रमाण नहीं होना, 400 से अधिक पत्थर के बाणागर मिले हैं, फर्शे मिले हैं, ताम्र वस्तुएं बनाने का कारखाना मिला है, 97% यहाँ शुद्ध तांबा मिला है। कई बार प्रश्न आता है दोस्तों गणेश्वर सभ्यता के बारे में असत्य बताइए, तो ध्यान दीजिए यहाँ से जो ताम्र वस्तुएं प्राप्त हुई 97% शुद्ध है। मैंने ऑप्शन में देखा है कि बहुत सी बार ये दिया गया कि यहाँ से प्राप्त जो ताम्र वस्तुएं 99% तक शुद्ध मिली है, नहीं, आप 97 याद रखेंगे। यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा मिला, मांसाहार के प्रमाण मिले हैं और दोहरे घुमाव वाला एक पेच मिला दोस्तों। यहाँ से कपिसवर्णी मर्दभांड मिले हैं, कपिसवर्णी या यूं कहें यहाँ से गणेश्वर की सभ्यता से दोस्तों गेरिक मर्दभांड मिले हैं। लिख देता हूँ गेरिक मर्दभांड। तो गेरिक मर्दभांड जो है, गेरिक मर्दभांड गणेश्वर की सभ्यता से मिले हैं जो काले एवं नीले रंग के हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, काले एवं नीले रंग के गेरिक मर्दभांड यहाँ से मिले हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। वैसे आंसर मैं इसको डिलीट करना भूल गया था, कोई बात नहीं। देखिए प्रश्न नंबर 6, 25 मार्च 1948 को उद्घाटित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? आप देखिए दोस्तों 25 मार्च 1948 यानी एकीकरण के दूसरे चरण की बात की जा रही है और एकीकरण के दूसरे चरण का नाम यहाँ पर दिया गया संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान हम क्या पढ़ते हैं, दूसरे चरण का नाम पढ़ते हैं पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ नाम पढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन जानकारी के लिए बता दूं कि ऑथेंटिक किताबें जितनी भी है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या यूं कहें हिंदी ग्रंथालय की किताबें जो है, उनमें एकीकरण के दूसरे चरण का नाम संयुक्त राजस्थान प्रथम लिखा गया है दोस्तों। और आरपीएससी में मैक्सिमम प्रश्न जो है दूसरे चरण के ऊपर पूछे गए हैं, तो संयुक्त राजस्थान नाम दे करके ही पूछे गए हैं। तो एकीकरण के दूसरे चरण के यदि पीएम की बात करें तो पीएम जो था वो गोकुल लाल असावा, एकीकरण के दूसरे चरण के अंदर पीएम बने थे गोकुल लाल असावा। चलिए कुछ बातें कर लेते हैं एकीकरण के दूसरे चरण की। दोस्तों एकीकरण के दूसरे चरण में कुल 9 रियासतें शामिल की गई दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की, और कुशलगढ़ और लावा ठिकाना जो है इनको मिलाकर के दूसरे चरण का निर्माण किया गया था। वो 9 रियासतें कौन कौन सी है, एक लाइन याद रखिए आप दोस्तों शॉर्टकट में। लाइन है बाबू शाह की झाड़ू को प्रताप टोंक ले गया, प्रताप टोंक ले गया। आप देख लीजिएगा इसके अंदर 9 रियासतें हैं, बांसवाड़ा, बूंदी, शाहपुरा, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़ और टोंक।
तो एक शॉर्टकट में याद रखिए, बाबूशाह की झाड़ू को प्रताप जो है वो प्रताप टोंक ले गया। बाबूशाह की झाड़ू को प्रताप टोंक ले गया। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप देखिएगा, मैप को देखिएगा दोस्तों। यदि मैप को देखें तो दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को गठित हुआ था और इसका ऑथेंटिक किताबों में नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान प्रथम, संयुक्त राजस्थान प्रथम। और आप यहाँ पर देख लीजिएगा कौन कौन सी रियासतें हैं। नंबर 1 बांसवाड़ा, नंबर 2 बूंदी, बाबूशाह, शाहपुरा, की, किशनगढ़, झा, झालावाड़, डूंगरपुर, को कोटा, बाबूशाह की झाड़ू को कोटा, प्रताप प्रतापगढ़, टोंक ले गया, ये यहाँ रहा टोंक। और इसके अंदर एक ठिकाना मिला है कुशलगढ़ ठिकाना, और एक ठिकाना इस साइड का दोस्तों जो लावा ठिकाना जो था, लावा ठिकाना भी इसी चरण के अंदर मिलाया गया था। ऑथेंटिक किताबों के अंदर, हिंदी ग्रंथालय किताबों के अंदर लावा ठिकाना एकीकरण के दूसरे चरण में बताया गया दोस्तों, ध्यान से इसको याद रखेंगे। इस प्रकार दूसरे चरण के अंदर 9 रियासतें और 2 ठिकाने जो है इनका विलय किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिएगा, प्रश्न नंबर 7 काफ़ी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए? हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा साक्ष्य कालीबंगा से नहीं मिला? ऑप्शन है गेहूं, बाजरा, चावल और हाथी दांत की कंगी। तो दोस्तों आरपीएससी ने इसका राइट आंसर चावल माना है। आगे बढ़ते हैं। वैसे तो जितने भी पीछे पेपर मैंने आपको डिस्कस करवाए हैं, कालीबंगा सभ्यता में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके वर्णन में मैंने इतनी ही बातें बताई है, क्योंकि जितने प्रश्न आज तक पूछे गए हैं वो इतनी बातों से ही पूछे गए हैं। और बार बार मैं डिटेल में दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका प्रश्न भविष्य के अंदर गलत ना हो और आपको अच्छे से ये बातें जो याद हो जाए। चलिए कालीबंगा सभ्यता के बारे में डिस्कस करते हैं। कालीबंगा सभ्यता दोस्तों घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में है और राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थान जो है वो कालीबंगा है। कालीबंगा की ओर सबसे पहले ध्यान जो है वो आर एल स्टाइन के द्वारा दिया गया और इसकी खोज जो है 1952-53 में अमलानंद घोष के द्वारा खोज की गई थी। उत्खनन के बारे में सुनिए। मैक्सिमम ग्रेड 2nd और 1st के अंदर प्रश्न उत्खनन को लेकर के पूछे गए, तो आप अच्छे से सुन लीजिएगा। कालीबंगा का उत्खनन 1961 से 1969 ईस्वी के बीच में बीबी लाल के निर्देशन में, ब्रजवासी लाल के निर्देशन में, ब्रिजवासी लाल, इनका पूरा नाम है ब्रिजवासी लाल, के नेतृत्व में बीके थापर यानी बाल कृष्ण थापर, बाल कृष्ण थापर, बीबी लाल के निर्देशन में बीके थापर, जेवी जोशी, एमडी खरे, के.एम. श्रीवास्तव और एस.पी. जैन के सहयोग से संपादित किया गया। ये एमडी खरे का नाम ज़्यादा हाईलाइट है इन दिनों में। बीके थापर को ये कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से सौंपा गया था। ये लाइन भी एग्जाम में आरपीसी के अंदर पूछी गई है। दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम व्यवस्थित जानकारी इटली के विद्वान डॉक्टर एल.पी. टेसिटोरी के द्वारा दी गई थी। सबसे पहले ध्यान जो है स्टाइन ने दिया था। उपनाम देखें तो कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। 2nd ग्रेड एग्जाम, आरपीसी 2nd ग्रेड एग्जाम 2014 के पेपर में पूछा गया था। किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने कहा था। कुछ किताबें राय बहादुर दयाराम साहनी को लिखती है, लेकिन नहीं, आप याद रखेंगे कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा के द्वारा कहा गया था। आरपीएससी को दशरथ शर्मा मान चुकी है इस आंसर को। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी हड़प्पा को कहा जाता है, हड़प्पा, और सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ये दोनों स्थान वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत में, और ये हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण तथ्य देखें कालीबंगा के बारे में, तो यहाँ से उत्खनन में हड़प्पाकालीन संस्कृति के 5 स्तर मिले हैं। ग्रुप सी के पेपर के अंदर यही पूछा गया कि कालीबंगा के उत्खनन कितने स्तरों में किया गया था? 5 स्तरों के अंदर कालीबंगा का उत्खनन किया गया था। ये जो 5 स्तर मिले हैं इनकी बात करें तो नीचे वाले जो 2 स्तर है दोस्तों, ये प्राक हड़प्पाकालीन है।
कालीबंगा एक ऐसा स्थान है जहाँ से खुदाई में प्राक हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं। हड़प्पा से पहले के, हड़प्पा के समय के, हड़प्पा के बाद के अवशेष मिले हैं। और यहाँ के मकान कच्ची ईंटों के थे। यानी कालीबंगा सभ्यता जो थी, कालीबंगा सभ्यता एक दीनहीन बस्ती थी। आपसे पूछ ले दीनहीन बस्ती कौन सी थी दोस्तों? दीनहीन बस्ती जो थी कालीबंगा थी। और खास बात ये कि कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है। और सिंधु घाटी सभ्यता की खास बात थी जल निकासी प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी प्रणाली। और अपने नगर नियोजन की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता पूरी दुनिया के अंदर जानी जाती थी। लेकिन खास बात यहाँ पर ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे खास विशेषता थी वो यहाँ नहीं है। कालीबंगा से जल निकासी प्रणाली के प्रमाण अस्पष्ट मिले हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, कालीबंगा से लकड़ी की नालियाँ मिली है दोस्तों, लकड़ी की नालियाँ मिली है। आपको जानकारी के लिए ये भी बता देता हूँ दोस्तों, कालीबंगा का एक स्थान हरियाणा के अंदर है जिसका नाम है बनवाली। आप बनवाली के बारे में सुनिए। बनवाली जो है, बनवाली में नालियों के प्रमाण मिले ही नहीं, नालियाँ मिली ही नहीं बनवाली में, बनी ही नहीं नालियाँ। लेकिन कालीबंगा में यदि जल निकासी प्रणाली की बात करें तो नालियों के, जल निकासी प्रणाली के स्पष्ट प्रमाण मिले। यानी लकड़ी की नाली मिली है। लकड़ी की नाली जो थी बांस की बनी हुई है। और खास बात ये, मैक्सिमम बार कालीबंगा से यदि कोई प्रश्न पूछा गया तो वो ये पूछा गया कि विश्व में दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो एकमात्र कालीबंगा से मिले हैं। अच्छे से याद कीजिए, विश्व में दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये अपना ग्रेड फर्स्ट के अंदर चौथा पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। इन 4 पेपरों में मैंने जितनी बातें आपको सभ्यताएं जो है इस टॉपिक से बताई है, जितनी बातें मैंने पेपर सॉल्यूशन के दौरान बताई है, यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाता। 99.99% जो है इतनी बातों से आ जाता है। आप अच्छे से यदि इन पेपर्स को देख लोगे तो आपका कोई प्रश्न सभ्यता में से गलत नहीं होगा जी। आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा के प्रत्येक घर से एक कुआं मिला है, ऊँट किश्तियाँ मिली है, शल्य क्रिया के प्रमाण मिला है। एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं, शल्य क्रिया के प्रमाण। कमरे में चित्रित टाइल मिली है, अलंकृत ईंटें मिली है, युगल समाधियाँ मिली है। कह सकते हैं हम लोग युगल समाधियों को देख करके कि यहाँ सती प्रथा प्रचलित थी। लकड़ी की नालियाँ अभी ऊपर बता रहा था, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। और दोस्तों खास बात ये, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से ही मिले हैं। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। लकड़ी की नालियाँ कालीबंगा से मिली है। युगल समाधियाँ जो है वो युगल समाधियाँ कालीबंगा से मिली है। अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। और इम्पोर्टेंट है कि कालीबंगा से मेसोपोटामिया के बेलनाकार मोहर मिली है, जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ विदेशी व्यापार होता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फ्रात नदियों के संगम पर, सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियों के संगम पर। खास बात एक ये भी दोस्तों, मात्र शतात्मक सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन कालीबंगा और मोहनजोदड़ो से मात्र देवी की मूर्तियाँ नहीं मिली। सिंधु सभ्यता के एकमात्र नगर था कालीबंगा जहाँ से 2 दुर्ग टीले मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है और काफ़ी इजी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? चंद्रबरदाई, जानक, नैनचंद सूरी या मलिक मोहम्मद जायसी? काफ़ी इजी प्रश्न है दोस्तों। पृथ्वीराज विजय का लेखक जो है वो जानक था। पृथ्वीराज विजय में जय और जानक का जय याद रखिए। जानक जो था पृथ्वीराज विजय का लेखक था। दोस्तों हम बात करते हैं जानक के बारे में, पृथ्वीराज विजय के बारे में, तो ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। जानक कश्मीर का विद्वान था। पूछ ले जानक कहाँ का विद्वान था दोस्तों? तो जानक जो था ये जानक कश्मीर का विद्वान था। और इस जानक ने विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर चौहान और पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अपनी राज्य सेवाएं दी थी। कल को प्रश्न याद है कि जानक निम्न में से किस चौहान शासक के दरबार में नहीं थे? तो 3 याद रखिए। विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में थे कवि बांधव बिस्टल देव, यानी विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में थे, सोमेश्वर चौहान के दरबार में, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में अपनी सेवाएं दी थी। और इस कश्मीर के विद्वान जानक ने पृथ्वीराज विजय नाम का जो साहित्य लिखा था पुष्कर झील के किनारे बैठ करके लिखा था। खास बात यह है दोस्तों कि पृथ्वीराज विजय में नंबर 1 बात तो ये, पृथ्वीराज विजय की बात करें तो पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति जो है ये सूर्यवंशी मानी गई है। पृथ्वीराज विजय ये सूर्यवंशी माना गया है चौहानों की उत्पत्ति को। और इस पृथ्वीराज विजय में नियोग प्रथा के बारे में, सती प्रथा के बारे में, स्वयंवर प्रथा के बारे में लिखा गया है। तो आपसे पूछ ले किस साहित्य में नियोग प्रथा, सती प्रथा, स्वयंवर प्रथा के बारे में लिखा गया है, या किस साहित्य से नियोग प्रथा, सती प्रथा, स्वयंवर प्रथा के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है? तो ये पृथ्वीराज विजय से प्राप्त होता है। पृथ्वीराज विजय जानक की रचना है
और ये जैन कश्मीर का विद्वान था। पुष्कर झील के किनारे रचना लिखी गई और इस रचना के अनुसार चौहान जो है सूर्यवंशी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमीर के किन 2 मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ था? तो दोस्तों शायद ही आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जिसको ये प्रश्न ना आ रहा हो। यदि नहीं आ रहा है किसी को तो उसको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। हमीर के किन 2 मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ, जल्दी हुआ? तो वो मंत्री जो थे उनका नाम था रणमल और रतिपाल। रणमल रतिपाल ने विश्वासघात किया था, इस वजह से हमीरदेव चौहान की हार हुई थी। और ये टाइम था 1301 का। राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर का शाखा था ये। और हमीर को हमीर हट्टी कहा जाता है। अपने जीवन काल में 17 युद्ध किए थे इसने, 16 युद्ध जीते थे। और 1301 का एक युद्ध जो राजस्थान का 1 नंबर शाखा था वो रणमल रतिपाल की विश्वासघात की वजह से हार गया था। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था यहाँ पर। और इस आक्रमण करने का या युद्ध का या साके का कारण जो था वो जो है अलाउद्दीन खिलजी की विश्वासघाती सैनिक मोहम्मद शाह को हमीरदेव चौहान के द्वारा शरण देना प्रमुख कारण था। देखते हैं, थोड़ा देखिएगा। 1301 का युद्ध हमीर द्वारा हार जाने का मुख्य कारण था इसके सैनिक रणमल रतिपाल का विश्वासघात था। दोस्तों यदि हम रणथंभौर दुर्ग की बात करें तो रणथंभौर दुर्ग पर सबसे पहले आक्रमण जो था जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। पूछा गया पीटीआई एग्जाम के अंदर, पीटीआई 2015 के अंदर पूछा गया दोस्तों कि रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने वाला पहला खिलजी शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था। लेकिन ये जीत नहीं पाया। और जब नहीं जीत पाया तब इसने कहा था कि ऐसे 100 किले में मुसलमान की दाढ़ी के 1 बाल के बराबर समझता हूँ, मैं क्यों जीतूँ। कहीं कहीं लिखा गया ऐसे 10 किले मैं मुसलमान की दाढ़ी के 1 बाल के बराबर भी नहीं समझता या समझता हूँ, तो मैं क्यों जीतूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके बाद में 1301 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। इस समय यहाँ हमीरदेव चौहान का ही राज था। हमीरदेव चौहान ने 1282 से लेकर के 1301 ईस्वी तक शासन किया था। और ये जो शाखा था ये जो युद्ध जो था या ये शाखा जो था, इस रणथंभौर का शाखा राजस्थान का 1 नंबर शाखा कहा जाता है। कारण मैं आपको बता चुका हूँ। अलाउद्दीन के विश्वासघाती सैनिक मोहम्मद शाह को शरण देना इस युद्ध का प्रमुख कारण था। और हमीर ने ये बात भी बता चुका हूँ, 16 युद्ध जीते, कुल 17 किए थे, 1 युद्ध हार गया था। और राजस्थान के प्रथम शाखे रणथंभौर के शाखे के अंदर हमीर चौहान की पत्नी रंग देवी जो थी और पुत्री पद्मला या कहीं कहीं नाम मिलता देवल दे, इन्होंने जल जोहर किया था। और ये राजस्थान का एकमात्र जल जोहर था। रंग देवी सती हुई थी, जोहर किया था। और पद्मला ने ये देवल दे या पद्मला जो थी, पद्मला तालाब के अंदर इसने जल जोहर किया था। राजस्थान का एकमात्र जल जोहर था जो राजस्थान के 1 नंबर शाखे में 1301 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न काफ़ी ईजी प्रश्न है। प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? जो हरावल सेना जो थी इसका नेतृत्व हकीम खान सूर कर रहे थे। दोस्तों काफ़ी इजी प्रश्न है। महाराणा प्रताप की सेना में हरावल सेना का आगे वाला भाग जो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? हकीम खान सूरी कर रहा था। दोस्तों महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति जो था, एकमात्र मुस्लिम सेनापति वो हकीम खान सूरी थे। यही कारण दोस्तों कि मेवाड़ फाउंडेशन जो है सांप्रदायिक सद्भावना के क्षेत्र में हकीम खान सूरी पुरस्कार देता है इनके नाम से। हम महाराणा प्रताप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, अच्छे से देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर जरूर करते रहिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इस क्लास का फ़ायदा मिले। महाराणा प्रताप अच्छे से सुनेंगे ताकि यहाँ से कोई प्रश्न बनेगा तो आपका गलत नहीं होगा। शासनकाल 1572 से लेकर के 1597 ईस्वी तक था। इनके पिता का नाम था उदय सिंह, माता जयवंताबाई, पत्नी अजब दे पंवार, पुत्र अमर सिंह प्रथम, भाई शक्ति सिंह। और एक नाम और याद रखिए, एक था जगमाल का नाम भी याद रखिएगा। महाराणा प्रताप की आयु जो है 57 वर्ष है। वैसे 56 वर्ष 9 महीने थी लेकिन राउंड फिगर में 57 वर्ष आरटेड 2012 के अंदर पूछी जा चुकी है जी। आरटेड 2012 के अंदर पूछी जा चुकी है। 57 साल के थे महाराणा प्रताप जो थे। शासनकाल 24 साल था इनका। देखिए दोस्तों शासनकाल के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा के जंगलों में इनका राज्याभिषेक हुआ था और 19 जनवरी 1597 को चावंड उदयपुर के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। अब कुछ किताबें जो है वो शासनकाल के बारे में लिखती है कि 25 साल इन्होंने शासन किया था। अब यदि आप काउंट करोगे 72 से लेकर के 97 तक, तो 97 को काउंट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि शुरू ही हुआ था ये साल पूरा नहीं गिनोगे। इस हिसाब से इनका शासनकाल जो था 24 वर्ष था। और आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए दोस्तों
कि आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें 2007 के पेपर की बात करें, 2007 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था और 24 ही उत्तर माना गया था। आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के महान राजा थे और महाराणा प्रताप का जन्म जो है कुंभलगढ़ के अंतः दुर्ग कटारगढ़ के बादल महल में 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रमी संवत 1597 को हुआ था। देखिए दोस्तों, यदि किसी भी ईस्वी सन के अंदर 1540 में जन्म हुआ, 57 जोड़ दें तो विक्रमी संवत बन जाता है। इस हिसाब से इनका जन्म जो 1597 विक्रमी संवत को हुआ था दोस्तों। ज्येष्ठ शुक्ला तृतीय विक्रमी संवत 1597 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। राजस्थान के इतिहास के एकमात्र शासक महाराणा प्रताप है जिनका जन्म का आंकड़ा और मृत्यु का आंकड़ा सेम है, वो महाराणा प्रताप है। जन्म 1597 विक्रमी संवत में और मृत्यु 1597 ईस्वी सन के अंदर हुई थी। अरावली की दूसरी ऊंची चोटी शेर जो है दोस्तों, इस शेर की ऊंचाई 1597 मीटर है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। और सुनिए, महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। शेर की ऊंचाई 1597 मीटर है। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका। ग्रेड फर्स्ट के अंदर शायद ग्रुप ए के पेपर के अंदर पूछा गया था, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? कीका। वैसे भीलों में छोटे बालक को प्रेम से कीका कहा जाता है। कर्नल टोड ने, राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था, हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था, उस कर्नल टोड ने, जिसने राजस्थान को राजस्थान नाम दिया था, उस कर्नल टोड की बात करें तो कर्नल टोड ने महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी हल्दी घाटी का शेर कहा है। महाराणा प्रताप को कभी न डूबने वाला सूरज, हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता है, हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। राज्याभिषेक 32 साल की आयु में 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा के जंगलों में 2 राज्याभिषेक हुए। पहले राज्याभिषेक की बात करें, दूसरा राज्याभिषेक जो था 1578 ईस्वी के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। और महाराणा प्रताप मेवाड़ के 54वें शासक थे। क्रम की बात करें तो 54वें शासक थे महाराणा प्रताप जो थे। और दरबारी विद्वान के बारे में सुनिए, आजकल यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, अच्छे से सुनेंगे आप दरबारी विद्वानों के बारे में। देखिए दोस्तों, दरबारी विद्वान जो थे, एक था चक्रपाणी मिश्र, एक जीवधर थे और एक थे सादुलनाथ त्रिवेदी। अच्छे से सुनेंगे। एचएम एग्जाम 2018 के अंदर सीधा सीधा पूछा गया था दोस्तों कि महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान कौन थे, तो चक्रपाणी मिश्र ऑप्शन में था, चक्रपाणी मिश्र थे। अब चक्रपाणी मिश्र की रचनाएं भी याद रखिए। चक्रपाणी मिश्र ने मुहूर्तमाला, नंबर 1 मुहूर्तमाला, नंबर 2 विश्ववल्लभ जिसके 9 भाग है, राज्याभिषेक पद्धति और व्यवहार दर्श, ये किताबें जो थी या 4 ग्रंथ जो थे ये चक्रपाणी मिश्र के द्वारा लिखे गए थे। कई बार सीधा सीधा प्रश्न आता है, मुहूर्तमाला किसकी रचना है? चक्रपाणी मिश्र की है। विश्ववल्लभ किसकी है? चक्रपाणी मिश्र की है। तो 4 रचना याद रखिए, मुहूर्तमाला, विश्ववल्लभ, राज्याभिषेक पद्धति, व्यवहार दर्श। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों, यदि आपसे पूछ ले राजवल्लभ, ऐसे ही एक रचना और है राजवल्लभ, विश्ववल्लभ नहीं, मैं बोल रहा हूं राजवल्लभ। तो राजवल्लभ जो है, ये राजवल्लभ राणा कुंभा के समय के प्रख्यात शिल्पी मंडन की रचना है दोस्तों। मंडन, कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी मंडन की रचना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया निम्न में से कौन सी रचना चक्रपाणी मिश्र की नहीं है, तो ऑप्शन में एक राजवल्लभ मिलता है। तो राजवल्लभ जो मंडन की रचना है। और मंडन के भाई नाथा के साहित्य भी आप अच्छे से याद कर लें। वैसे पीछे के पेपर के अंदर कई प्रश्न है, वहाँ हम डिस्कस अच्छे से कर चुके हैं। ये चक्रपाणी मिश्र जो थे दोस्तों, चक्रपाणी मिश्र जो थे 4 वेदों के, 6 दर्शनों के, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे और वनस्पति विज्ञान के विशेषज्ञ थे। इनके दरबारी विद्वान जीवधर जो है, जीवधर ने अमरसार नामक ग्रंथ की रचना की थी। जीवधर ने दोस्तों अमरसार लिखा था। ये 2021 असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में मिलान किलो प्रश्न के अंदर पूछा जा चुका है। अमरसार जीवधर ने लिखा था। और सादुलनाथ त्रिवेदी की बात करें तो सादुलनाथ त्रिवेदी को प्रताप ने मंडेर नामक जागीर भेंट की थी और इसकी जानकारी 1588 के उदयपुर अभिलेख से मिलती है। दोस्तों महाराणा प्रताप के दरबार में चारण कवि भी थे और यदि हम चारण कवियों की बात करें तो 2 नाम याद रखिए, नंबर 1 रामा सांधु, नंबर 2 माला सांधु। ये 2 नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों में उत्साह का संचार करने, त्याग और बलिदान की भावना उत्पन्न करने के लिए चारण कवि रामा सांधु और माला सांधु को साथ रखा था, ताकि इनके सैनिकों में ये चारण कवि जो है उत्साह, संचार, त्याग और बलिदान की भावना जो है वो भर सकें। ध्यान दीजिए। चारण कवि माला सांधु के बारे में बात करें तो माला सांधु ने महाराणा प्रताप की प्रशंसा में महाराणा प्रताप का झूलना रचना लिखी। महाराणा प्रताप का झूलना काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मिलान करो प्रश्न के अंदर महाराणा प्रताप का झूलना माला सांधु का है। आप ध्यान दीजिए,
माला के बारे में देखिए, माला झूलती रहती है गले के अंदर, तो झूलना जो है ये माला सांदू का है, माला झूलती रहती है, माला सांदू का है। राजस्थानी भाषा में मात्रिक छंद लिखा गया था। और इस महाराणा प्रताप के झूलने के अंदर बप्पा रावल से लेकर के महाराणा प्रताप तक के जितने भी राजा हुए उनके बारे में लिखा गया है। यानी बप्पा रावल से लेकर के महाराणा प्रताप तक का मेवाड़ का इतिहास जो है वो महाराणा प्रताप के झूलने में माला सांदू के द्वारा लिखा गया है। बात करते हैं रामा सांदू की। तो दोस्तों रामा सांदू की यदि बात करें तो रामा सांदू ने महाराणा प्रताप के शौर्य का गुणगान किया है। और शौर्य का गुणगान करते हुए क्या लिखा है? लिखा है कि अकबर एक पक्षी के समान है, अकबर को पक्षी बताया गया है, और जिसने अनंत आकाश रूपी प्रताप की था पाने के लिए उड़ान तो भरी, लेकिन वह पार नहीं पा सका और अंत में हार करके अपनी हद में रहना पड़ा। अकबर को पक्षी बताया गया और महाराणा प्रताप को अनंत आकाश बताया गया कि अनंत आकाश रूपी प्रताप की था पाने के लिए पक्षी रूपी अकबर ने उड़ान तो भरी, लेकिन पार नहीं पा सका और हार करके अंत में अपनी हद में रहना पड़ा। यदि कुछ हाथियों की बात करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाथियों का नाम भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो महाराणा प्रताप की सेना में राम प्रसाद, गज प्रसाद और लूणा ये प्रमुख हाथी थे। रीट एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। राम प्रसाद को अकबर ने, प्रिय हाथी राम प्रसाद था जिसको अकबर ने पीर प्रसाद नाम दिया था। मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूरी भी हम पढ़ करके हैं, अरावल सेना का नेतृत्व कर रहा था। खास बात ये दोस्तों कि हकीम खां सूरी का मकबरा खमनोर राजसमंद में बना हुआ है। और एक मैं आपको बता करके आया हूँ दोस्तों कि मेवाड़ फाउंडेशन जो है एक संस्था है मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ फाउंडेशन। ये मेवाड़ फाउंडेशन संस्था जो है सांप्रदायिक सद्भावना के क्षेत्र में हकीम खां सूरी पुरस्कार देता है। हकीम खां सूरी पुरस्कार जो सांप्रदायिक सद्भावना के क्षेत्र के अंदर मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों दानदाताओं को भामाशाह पुरस्कार दिया जाता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। भामाशाह पुरस्कार हम जब महाराणा प्रताप पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं कि भामाशाह और ताराचंद ने 20,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर के महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। आजकल दानदाताओं को कहा भी भामाशाह ही जाता है। खास बात ये दोस्तों कि महाराणा प्रताप की सेना में भील सेना जो थी, सेना का पीछे वाला भाग चंद्रावल भाग जो था, उसका नेतृत्व राणा पुंजा कर रहे थे। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ दोस्तों, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम संस्कृत एजुकेशन की यदि बात करें दोस्तों तो संस्कृत एजुकेशन 14 दिसंबर 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ, जीके का एग्ज़ाम हुआ, उस पेपर के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था कि किस शासक ने अपनी सैन्य व्यवस्था में भीलों को उच्च स्थानों पर नियुक्त किया था? तो महाराणा प्रताप ने अपनी सैन्य व्यवस्था में भीलों को उच्च स्थानों पर नियुक्त किया था। फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के शेर, मेवाड़ केसरी, हिंदवा सूरज की का, यानी महाराणा प्रताप जो महाराणा प्रताप ने अपनी सैन्य व्यवस्था में भीलों को उच्च स्थानों पर नियुक्त किया था। तो ये कुछ महाराणा प्रताप के बारे में इंपॉर्टेंट बातें थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप इनको अच्छे से सुन करके नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से इनको याद कीजिए, क्योंकि अक्सर यहाँ से प्रश्न जो है एग्जाम में आ जाता है। आज की क्लास थोड़ी लंबी रहने वाली है क्योंकि वर्णन में थोड़ा कुछ ज़्यादा ही लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न भी ज़्यादा है आज की क्लास के अंदर। 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई? तो दोस्तों काफ़ी ईजी है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बात करें तो इन्हें वागड़ कहा जाता है दोस्तों। वागड़ के अंदर जो नाम हाईलाइट है वो वागड़ का गांधी, वो है वागड़ का गांधी। और वागड़ का गांधी आप सभी को पता है दोस्तों, वागड़ का गांधी कहा जाता है, भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। तो डूंगरपुर में 1935 में हरिजन सेवा संघ जो है, हरिजन सेवा संघ की स्थापना जो है भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा भोगीलाल पांड्या। चलिए, तो 1935 में डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या द्वारा स्थापित था हरिजन सेवा संघ जो था। और वागड़ सेवा संघ की बात करें तो 1935 में गौरीशंकर उपाध्याय और भोगीलाल पांड्या द्वारा डूंगरपुर में स्थापित आदिवासियों की शिक्षा, प्रसार व समाज सुधार के लिए बना था वागड़ सेवा संघ जो था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न काफ़ी इजी प्रश्न है। खानवा युद्ध में भीषण घायल हो जाने के कारण सांगा का स्थान किसने लिया? पहले तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, खानवा युद्ध जो है 17 मार्च 1527 को हुआ था। और एक तरफ तो इसके अंदर थे राणा सांगा, सामने थे मुगल शासक बाबर। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी, राणा सांगा की हार हुई थी। खानवा का युद्ध भरतपुर के अंदर हुआ था, रूपवास तहसील भरतपुर के अंदर। और खानवा विजय के बाद बाबर ने भारत के अंदर मुगल वंश की वास्तविक नींव रखी थी। निर्णायक युद्ध था खानवा का युद्ध जो था। और खानवा के युद्ध में राणा सांगा के 80 घाव इस समय थे। और 80 घाव हो जाने पर यानी घायल राणा सांगा का स्थान किसने लिया था? तो काफ़ी ईजी प्रश्न है। इसका स्थान लिया था झाला अज्जा ने लिया था दोस्तों, झाला अज्जा। चलिए कुछ बातें हम यहाँ कर लेते हैं झाला अज्जा के बारे में। खानवा के युद्ध में झाला अज्जा जो हलवद के शासक राज सिंह का पुत्र था,
इस झाला अज्जा ने सांगा का राज्य चिन्ह और मुकुट लेकर के सांगा की सहायता की और अपना बलिदान दिया। मारवाड़ का मालदेव जो था वो राणा सांगा को युद्ध के मैदान से निकाल करके सकुशल बाहर ले गए थे। दोस्तों, झाला शासक कीर्तिगढ़ सिंधु प्रदेश के मूल निवासी थे। और यदि हम बात करें खानवा युद्ध की बात करें तो खानवा युद्ध में राणा सांगा ने पाती परवण लिख करके, पाती परवण यानी पत्थर लिख करके सभी राजपूत शासकों को एक झंडे के नीचे आमंत्रित किया था। और ऐसा करने वाला अंतिम हिंदू राजा राणा सांगा ही थे, इसलिए राणा सांगा की एक उपाधि भी है हिंदू पात बादशाह। हिंदू पात बादशाह के नाम से राणा सांगा को जाना जाता है। और इस युद्ध के अंदर अशोक परमार भरतपुर से, या यूं कहें जगनेर निवासी अशोक परमार भी साथ देने के लिए आए थे। और अशोक परमार की वीरता से प्रभावित होकर के राणा सांगा ने अशोक परमार को बिजोलिया ठिकाना भेंट किया था। और बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक पूछे तो अशोक परमार हो गए। राणा सांगा की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति जो था दोस्तों हसन खां मेवाती थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न और काफ़ी इजी प्रश्न है। तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। कला संस्कृति का प्रश्न है, सुनिएगा। देखिए दोस्तों, अजमेर दुर्ग दो बातें मिलती है पढ़ने को कि 7वीं शताब्दी के अंदर अजमेर के अजमेर दुर्ग का निर्माण जो था, अजमेर के अजमेर दुर्ग का निर्माण अजमेर के चौहान राजा अजयपाल के द्वारा करवाया गया। लेकिन आरबीएससी की किताब के अंदर और ऑथेंटिक किताबों के अंदर ये भी लिखा गया है कि अजमेर दुर्ग का निर्माण जो था अजय राज के द्वारा करवाया गया, अजय राज के द्वारा करवाया गया था। यदि सीधा आपसे पूछे ऑप्शन दोनों में तो आपका आंसर अजय राज रहेगा। 7वीं शताब्दी में पूछे तो आपका आंसर जो है अजय पाल रहेगा। डायरेक्ट पूछ ले अजमेर दुर्ग का निर्माता कौन है दोनों ऑप्शन में, तो अजय राज आपका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, अजमेर दुर्ग जो है ये बीठड़ी की पहाड़ी पर बना है, इसलिए गढ़ बीठड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अन्य नामों की बात करें अजमेर दुर्ग के तो कुछ नाम सुनिए। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। दोस्तों बिशप हेबर जो है, बिशप हेबर ने अजमेर के तारागढ़ दुर्ग या अजमेर दुर्ग या गढ़ बीठड़ी दुर्ग जो है, इस गढ़ बीठड़ी दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। और इसी दुर्ग को पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर भी कहा जाता है। और पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर ये रीट एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया था, रीट 2021 के अंदर, कि अजमेर दुर्ग को पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा था? तो 1832 ईस्वी के अंदर बंगाल के गवर्नर जनरल, जिन्हें बाद में 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। प्रथम भारत के गवर्नर जनरल थे जो कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा अजमेर के अजमेरू यानी गढ़ बेटड़ी यानी राजस्थान के जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग जो है, इसे पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा गया। तारागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, राजपुताना की कुंजी कहा जाता है, अरावली का अरमान कहा जाता है। दोस्तों मेवाड़ के पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है, इन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर अजमेर के अजमेर दुर्ग का पुनर्निर्माण करवा कर इसका नाम रखा तारागढ़। आजकल ज़्यादा लोकप्रिय नाम यही है। खास बात ये कि राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए। यदि राजस्थान के राजाओं ने राजस्थान के अंदर कहीं ज़्यादा आक्रमण किए तो तारागढ़ दुर्ग पर ही किए हैं। वैसे सर्वाधिक आक्रमण सहन करने वाला दुर्ग जो है वो बटनेर का किला है, घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और अजमेर दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह बनी हुई। एक एग्जाम में अभी हाल ही में मीरान साहब की दरगाह पूछी गई है, शायद ये असिस्टेंट टाउन प्लानर के एग्जाम में जो अभी 15 दिन पहले हुआ उसमें पूछी गई है। घोड़े की मजार बनी हुई है, नानाजी का झाला, रूठी रानी उमा देवी छतरी और पृथ्वीराज स्मारक बना हुआ दोस्तों अजमेर दुर्ग के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य माना गया? तो दोस्तों राजस्थान को ब श्रेणी का राज्य माना गया। आप यूं कह सकते हैं राजस्थान को 20 श्रेणी का दर्जा माना गया, ब श्रेणी का राज्य माना गया, ख श्रेणी का माना गया, सेकंड श्रेणी का राज्य माना गया। तो 26 जनवरी 1950 जिस दिन एकीकरण का छठा चरण संपन्न हुआ था, और ख़ास बात ये इसी दिन अपना संविधान लागू हुआ था। इस दिन राजस्थान को 20 श्रेणी का राज्य माना गया था। तो एकीकरण के समय दोस्तों 3 श्रेणियाँ थी। श्रेणी ए को धारासभा कहा जाता है। वैसे आपको जानकारी के लिए भी बता देता हूँ कि राजस्थान में एकीकरण के समय एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा जो था, अजमेर मेरवाड़ा की अलग से विधानसभा थी, इसकी अलग से विधानसभा थी। और ये अलग से विधानसभा जो थी, इस विधानसभा के अंदर 30 सदस्य थे और इस विधानसभा को भी धारासभा के नाम से जाना जाता था। इसके प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय बने थे अजमेर मेरवाड़ा के। खैर हम बात कर रहे हैं श्रेणी ए की।
श्रेणी ए में उन क्षेत्रों को शामिल किया गया था जिन पर पूर्णतया ब्रिटिश शासन का अधिकार था, जैसे बंगाल, बिहार, मद्रास, और यहाँ का प्रमुख राज्यपाल कहलाता था। दोस्तों श्रेणी बी की बात करें, छोटी छोटी रियासतों से मिलकर के बने संघ जो थे वो श्रेणी बी में शामिल थे, जैसे राजस्थान और मध्य भारत। यहाँ का प्रमुख राज प्रमुख कहलाता था। श्रेणी सी की बात करते हैं, इसमें शामिल क्षेत्र को चीफ कमिश्नर के प्रांत कहा जाता था और इसका प्रमुख चीफ कमिश्नर था, जैसे अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली। खास बात ये दोस्तों कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ए, बी और सी तीनों श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया और राज प्रमुख की जगह राज्यपाल का पद जो था ये सर्जित किया गया। और राजस्थान के पहले राज्यपाल बने थे दोस्तों श्री गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह ये राजस्थान के पहले राज्यपाल थे, श्री गुरुमुख निहाल सिंह जो थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास का नहीं माना जाता? तो दोस्तों हयग्रीव वध नहीं माना जाता। वैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय ये तीनों नाटक कालिदास के हैं। कालिदास जो है दोस्तों गुप्तकालीन राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, परम भागवत सकारी, मैंने चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम बोले हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, परम भागवत सकारी के दरबार में थे और इनके 9 रत्नों में शामिल थे और इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अकबर की तरह 9 रत्न थे और इनमें सबसे प्रमुख रत्न जो थे वो थे कालिदास। वैसे 9 रत्नों के नाम मैं बोल देता हूँ, आप सुन लीजिए। कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, बेतालभट्ट, शपणक, शंकु, वररुचि, अमर सिंह, घटक्कर पर ये 9 रत्न थे। उनमें एक प्रमुख रत्न जो थे वो कालिदास थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। राजस्थान का शेक्सपियर यदि आपसे पूछे तो बोरुंदा, जोधपुर के निवासी विजयदान देता बिज्जी को कहा जाता है। दोस्तों कालिदास ने 7 ग्रंथ लिखे थे और इन 7 ग्रंथों में जो 7 ग्रंथ कालिदास के द्वारा लिखे गए थे, इन 7 ग्रंथों में 3 नाटक लिखे थे कालिदास ने। तो 3 नाटक लिखे थे कौन कौन से? नंबर 1 अभिज्ञान शाकुंतलम, नंबर 2 मालविका अग्निमित्र और नंबर 3 विक्रमोर्वशीय। तो इस हिसाब से हयग्रीव वध जो है ये नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है दोस्तों। 7 रचनाएं लिखी है कौन कौन सी? मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंश महाकाव्य, मेघदूत और ऋतु संहार। कुछ रचनाएं और आप यहाँ पर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आप इन रचनाओं को अच्छे से याद कर लें क्योंकि आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के अंदर मैक्सिमम चांस गुप्त काल में से यदि प्रश्न पूछने का चांस है तो वो यहीं से है जी। पीछे के पेपर देखो तो खूब सारे प्रश्न इन रचनाओं से पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं इन रचनाओं के बारे में। एक रचना है मर्षकटिकम, मिट्टी की गाड़ी, शूद्रक की रचना है। देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है, पूछी जा चुकी है। कीर्तार्जुनियम 12वीं की रचना है। काव्य दर्शन 10 कुमार चरित्र दंडिन की है। अमर काव्य अमर सिंह की है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। कामसूत्र वात्सायन की है। चंद्र व्याकरण चंद्रमोगिन की है। विशुद्धि मग यंत्री पटक की कुंजी जो है ये बुद्ध घोष की रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। तो मैं अभी बता रहा था दोस्तों, यहाँ इस पेपर में गुप्तकाल से 2 प्रश्न पूछे गए। एक रचना ये अभी पूछी गई है, किरातार्जुनीय किसके द्वारा लिखी गई है? तो किरातार्जुनीय ये रचना जो दोस्तों ये रचना 12वीं के द्वारा लिखी गई है। अभी ऊपर डिस्कस कर ही रहे थे हम लोग और मैंने कहा था कि अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। देख लीजिए, किरातार्जुनीयम ये रचना 12वीं के द्वारा या 12वीं के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ है? आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, गुप्तकाल के अंदर जितने भी मंदिर है, मंदिरों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, कौन सा मंदिर कहाँ है, लोकेशन अच्छे से याद कर लीजिए और उनकी खास खास बातें जो याद कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गुप्तकालीन यदि दशावतार मंदिर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के झांसी में देवगढ़ नामक स्थान से मिला है। इसका राइट आंसर रहेगा देवगढ़। उत्तर प्रदेश झांसी में एक जगह देवगढ़ से ये मंदिर मिला है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर जो है। आप देखिएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश झांसी में देवगढ़ नामक स्थान से गुप्तकालीन पहला शिखर युक्त मंदिर मिला है। तो गुप्तकालीन पहला शिखर युक्त मंदिर कौन सा है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है और ये बेतवा यानी वेत्रवती नदी के किनारे स्थित है। गुप्तकालीन मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ मंदिर है दशावतार मंदिर जो है, और भारत का पहला ऐसा मंदिर है जिसमें शिखर का प्रयोग किया गया है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का महत्वपूर्ण उदाहरण है और पंचायतन शैली के अंदर बना हुआ। खास बात ये दोस्तों कि इस मंदिर में भगवान विष्णु जो है, भगवान विष्णु को शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। और पहले इसका नाम दोस्तों केशवपुरता, मैं आपको मंदिर दिखा देता हूँ। ये मंदिर है गुप्तकालीन पहला शिखर युक्त मंदिर है। शिखर पूरा तो ढंग से नहीं दिखेगा, अब टूट चुका है थोड़ा बहुत, यहाँ से खंडर हो चुका है ये।
और यहाँ पर इस मंदिर के अंदर भारत का पहला मंदिर जिसमें शिखर का प्रयोग किया गया वैष्णव धर्म का है, क्योंकि भगवान विष्णु को शेषनाग की शैया पर लेटा हुआ दिखाया गया। आप देख रहे हैं शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु जो है इनको लेटा हुआ दिखाया गया है। पहले नाम इसका केशवपुर था, पंचायतन शैली के अंदर बना हुआ है और बेतवा यानी वेत्रवती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश के झांसी में देवगढ़ स्थान से मिला है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है, ये कुछ इस मंदिर की खास बातें थी दोस्तों। और खास बात ये गुप्तकालीन मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ मंदिर, गुप्त काल का मंदिर यदि पूछे सर्वश्रेष्ठ मंदिर तो देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? काफ़ी इजी प्रश्न है दोस्तों। विद्रोह के समय गवर्नर जनरल की यदि बात करें तो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी पैट्रिक लॉरेंस थे। आगे बढ़ते हैं, 1918 की अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल में गांधी जी को किसने बुलाया था? तो दोस्तों इस हड़ताल के अंदर कपड़ा मिल 1918 अहमदाबाद कपड़ा मिल जो थी, इस हड़ताल के दौरान गांधी जी को यहाँ पर अनुसुईया साराभाई की बहन अनुसुईया बेन ने बुलाया था। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। हम थोड़ी बहुत बात यहाँ कर लेते हैं। अहमदाबाद गुजरात में मिल मजदूर आंदोलन 1918। दोस्तों फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों ने प्लेग बोनस को लेकर के आंदोलन कर दिया। मजदूरों की जो बस्तियां जो थी गंदी बस्तियां थी और उन बस्तियों के अंदर प्लेग रोग फैल गया। इस वजह से आर्थिक नुकसान हो गया मजदूरों का। और जब वो ठीक होकर के लौटे तो उन्होंने कहा कि हमें तनख्वाह तो दो ही दो, साथ में हमें बोनस भी दो। और मजदूरों ने 50% बोनस की मांग की थी। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मिल मालिकों ने 28% बोनस देने का निर्णय किया था, जबकि गांधी जी के आग्रह पर मजदूरों को 35% बोनस देने की मांग की गई और इनको 35% बोनस दिया गया। और इस दौरान कहते हैं गांधी जी ने 15 मार्च को भूख हड़ताल की थी। खास बात यह कि भारत में गांधी जी की पहली भूख हड़ताल वो यहीं हुई थी। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान गांधी जी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल की थी। दोस्तों मिल मालिकों में नंबर 1 अंबालाल साराभाई और उसकी बहन अनुसुईया बेन ने गांधी जी का साथ दिया था। अनुसुईया बेन ने गांधी जी को यहाँ पर इनवाइट किया था। और बोनस का मामला एक संस्था ट्रिब्यूनल को सौंपा गया। याद रखिए प्रश्न यहाँ से ये भी आता है कि निम्न में से कौन सा कथन अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह के संबंध में असत्य है? ये ट्रिब्यूनल संस्था बनी थी इस समय, ध्यान दीजिएगा। और 35% बोनस देने का फैसला लिया गया। ये हम पढ़ चुके हैं कि 35% बोनस दिया गया और ये आंदोलन गांधी जी का क्या रहा था? सफल रहा था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20। चंपारण में कृषकों के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? काफ़ी इजी है, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका। यूरोपियन बागान मालिकों द्वारा नील उगाने के लिए बाध्य किए जाना प्रमुख कारण था चंपारण कृषक आंदोलन का। हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में, चंपारण नील किसान विद्रोह जो है उसके बारे में या आंदोलन जो उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार में चंपारण का नील किसान आंदोलन में गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। आपसे पूछ ले गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1917 में किया था। दोस्तों क्या था यहाँ पर, अंग्रेज जो थे चंपारण के किसानों को 3/20 भाग, 3/20 × 100 यानी कि 15% भाग पर नील की खेती करवाते थे। अंग्रेज इनसे जबरन करवाते थे और ये प्रथा 3 कठिया प्रथा कहलाती थी। गांधी जी ने यह प्रथा यहाँ पर समाप्त करवाई थी। इस दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और अंत में FG सलाई की अध्यक्षता में चंपारण कृषि जांच समिति बनाई गई, जिसमें गांधी जी भी एक मेंबर थे। और इस समिति ने चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया, जिसके तहत 3 कठिया पत्ती समाप्त की गई और किसानों से अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% भाग जो था ये वापस कर दिया। हरियाणा के अंदर ग्रेड 1 PGT के पेपर के अंदर ये पूछा गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपारण की स्थिति से गांधी जी को राजकुमार शुक्ल के द्वारा अवगत कराया गया। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जी राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारीख, JV कृपलानी मामले की जांच करने चंपारण पहुंचे थे। और चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। NG रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का क्या किया था? विरोध किया था। दोस्तों चंपारण में गांधी जी द्वारा गिरमिटिया प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा समाप्त की गई और एक ये 3 कठिया प्रथा समाप्त की गई। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी के बीच में चला था, इस दौरान युद्ध में जिन मजदूरों को गवर्नमेंट जो है वो ब्रिटेन ले जा रही थी उन्हें गवर्नमेंटिया मजदूर कहा गया। इन लोगों से गवर्नमेंटिया बोला नहीं जाता था, गिरमिटिया कह देते थे। तो ये गिरमिटिया प्रथा भी समाप्त की गई गांधी जी के द्वारा।
चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी जेल गए, जो भारत में उनकी प्रथम गिरफ्तारी थी। ध्यान दीजिए, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान भारत में पहली भूख हड़ताल की, और चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में पहली गिरफ्तारी जो थी गांधी जी की हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 और आज का लास्ट प्रश्न है, विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी के अंदर की गई थी। सुनिएगा, खेतरी महाराजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद जो है इनको अपने दरबार में सम्मानित किया था और उनके निवास हेतु खेतरी महल में प्रबंधन किया था। अजीत सिंह ने विवेकानंद नाम दिया था नरेंद्र दत्त को और शिकागो अमेरिका की यात्रा का प्रबंधन किया था। स्वामी विवेकानंद ने खेतरी को अपना दूसरा घर कहा है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद को शिकागो जाने के लिए खेतरी महाराजा अजीत सिंह और मुंशी जमनालाल ने ओरिएंट कंपनी के जहाज पेनिसुना की टिकट ला करके दी थी। और ध्यान दीजिए, 11 सितंबर 1893 ग्रेड फर्स्ट ग्रुप सी के पेपर में पूछा गया कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में अपने विचार कब रखे थे? सितंबर 1893, 11 सितंबर 1893 में रखे थे। तो ये कुछ खास बातें थी दोस्तों आज के पेपर की। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों के अंदर शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी लेक्चर वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन जो आपको मिलता रहेगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।